एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आपको बहुत ही जल्द से जल्द इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी। और ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये है हमारे एनसीवीटी द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, जो सीबीटी के आईटीआई एग्जाम में आने वाले हैं अभी फर्स्ट ईयर के, जो अपडेटेड है एज पर 2024 के। चलो आज हम देखेंगे पार्ट 11। इससे पहले हमारा पार्ट 10 कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने मॉडल नंबर 6 के इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स ऑन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड वायरिंग एसेसरीज के 1 से 25 क्वेश्चन हमने कवर कर चुके हैं। अभी इसके अंदर हम देखेंगे जो बचे हुए हमारे क्वेश्चन है 26 से 50, और फिर ये पार्ट में ये हमारा मॉडल नंबर 6 खत्म हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 26, वेयर द आयरन क्लैड डबल पोल मेन स्विच इज यूज्ड। देखो यहाँ पर आयरन क्लैड डबल पोल स्विच किसको बोलते हैं, जिसके अंदर 2 पोल हो और ये आयरन का क्लैड मतलब आयरन से ढका हुआ रहता है ना। तो जैसे इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में 3 फेज की जरूरत होगी, 3 फेज पावर सर्किट में होंगी, है ना, और कंट्रोल मेन और ब्रांच सर्किट। अब इसमें क्या हो सकता है, 3 फेज भी हो सकती है ना, लेकिन इसके अंदर 2 ही पोल है, और 2 पोल किसके अंदर यूज होते हैं, सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के अंदर ये यूज होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन सी रहेगा। अगर इसके अंदर 3 पोल होंगे तो फिर उसका नाम रहेगा ICTP, मतलब आयरन क्लैड 3 पोल स्विच, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर किसके बारे में पूछा है, डबल पोल के बारे में। तो डबल पोल अपना डोमेस्टिक सिंगल फेज वायरिंग के लिए यूज होता है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 27, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम। अभी आरेख जो बताया गया है इसका नाम क्या है। तो बहुत ही आसान है इसका, अगर आपको इस तरीके से चित्र दिखती है तो आपके 2 मार्क यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। अभी यहाँ पर देखो, जैसे सबसे पहले लेआउट प्लान, ऑप्शन पहला क्या है, लेआउट प्लान। लेआउट प्लान इस तरीके से होता है, इसके अंदर पूरा मेजरमेंट दिया हुआ होता है कि अपनी जो पट्टी है या फिर पाइप है वो कितने साइज का रहेगा, या फिर उसके अंदर से कितने वायर जाएंगे। ये जो लाइन है यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है, मतलब इस पट्टी या पीवीसी कंडक्ट पाइप में से कितने वायर जाएंगे उसकी संख्या बताई जाती है। प्लस लेआउट सिंबल यूज किए जाते हैं, जैसा यहाँ पे 2 वे स्विच लगा है तो 2 वे स्विच के लिए उसका सिंबल यूज किया गया है, बराबर। तो ये होता है अपना लेआउट प्लान। तो पहला जो अपना ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया है, बराबर। अब दूसरा है वायरिंग डायग्राम। देखो वायरिंग डायग्राम के अंदर इस तरीके से वायरिंग बताई जाती है कि वायरिंग को अपनों को किस पोजीशन में ले जाना है, बराबर, और कितने वायर ले जाना है, तो वो बताया जाता है वायरिंग डायग्राम में। और इसी तरीके से अपनों को वायरिंग भी करना पड़ती है, सेम इसी शेप में। ये 2 बोर्ड रहेंगे, उस पर 2 स्विच रहेंगे, वायर इस तरीके से ले जाना है। तो ये वायरिंग डायग्राम भी नहीं है। अभी हम देखते हैं डी, सिस्टमेटिक डायग्राम। तो ये अपना सिस्टमेटिक डायग्राम, इसके अंदर बताया जाता है कि किस तरीके से अपनों को ये चीज़ वर्क करेंगी या फिर इसका फंक्शन क्या है, वो सिस्टमेटिक डायग्राम के जरिए बताया जाता है। और जब अपनों को स्टडी करना होता है तो स्टडी करते टाइम हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिस्टमेटिक डायग्राम का ही करते हैं। लेकिन जब अपनों को उसको वायरिंग करना है या फिर उसका लेआउट बनाना है तब अपनों को इस तरीके से बनाना पड़ता। तो ये हमारा सिस्टमेटिक डायग्राम भी नहीं है। अब बचता अपना इंस्टॉलेशन प्लान। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। देखो इंस्टॉलेशन प्लान में क्या बताया जाता है कि सभी जो एसेसरीज है उसकी फिजिकल पोजीशन यहाँ पर बताई जाती है कि कौन सा पार्ट या फिर एसेसरीज कहाँ पर फिट होगा और किस तरीके से लगेगा। और इसके जरिए हम ये भी पता कर सकते हैं कि इसके अंदर लगने वाली सामग्री अपनों को कितनी लगेंगी, उसका अपन एक एस्टिमेट भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी अपनों को यहाँ पर ये कॉर्नर एल्बो लग रहा है, सैडल लग रहा है, टी जॉइंट लगेगा, 2 टी जॉइंट लगेगा, बराबर, स्विच के लिए बोर्ड लगेगा। तो एसेसरीज का एस्टिमेट भी यहाँ से पता चल जाता है। तो इस तरीके के डायग्राम को कहा जाता है इंस्टॉलेशन प्लान। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिले कैन बी ऑपरेटेड एट बोथ AC एंड DC। तो देखो यहाँ पर हमारा जो इम्पल्स रिले है ऑप्शन सी है राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इम्पल्स रिले का काम क्या होता है, किसी भी चीज की स्थिति को स्विच करना, है ना। यानी कोई चीज चालू है तो अगर हम उसको इसके जरिए ऑफ भी कर सकते हैं, और कोई चीज ऑफ है तो उसको चालू भी करते हैं, मतलब ये सिर्फ उसकी स्टेट को क्या करता है, बदल देता है। तो यहाँ पर हम अगर DC भी दो या AC भी दो तो क्या होता है, सिर्फ अपनों को उसकी स्थिति चेंज करनी। तो उसके लिए अपनों को इम्पल्स रिले इस्तेमाल किया जाता है AC और DC दोनों के लिए। अभी बहुत से जैसे है अपना मैग्नेटिक रिले भी होता है। तो मैग्नेटिक रिले में क्या होता है, अगर हम AC देंगे तो AC का मैग्नेट बदलते रहता है, और DC देंगे तो DC का मैग्नेट कांस्टेंट रहता है। तो कुछ ऐसे भी रिले होते हैं जहाँ पर AC ही देना पड़ता है, कुछ रिले ऐसे होते हैं जहाँ पर DC देना पड़ता है। ये जो थर्मल रिले है ये टेम्परेचर पे काम करेगा, है ना। तो सबके वर्किंग और फंक्शन अलग अलग रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सर्किट डायग्राम इन वायरिंग इंस्टॉलेशन। तो चलो यहाँ पर उसने क्या पूछा है कि
सर्किट डायग्राम का क्या पर्पज है, बरोबर, वायरिंग के अंदर। तो यहाँ पर अपनों को सर्किट डायग्राम देख के पता चलता है कि इसके द्वारा ये सर्किट किस तरीके से फंक्शन करेगा, या फिर इसके द्वारा कौन सी टास्क है जो परफॉर्म की जाती है। जैसे अभी ये क्या है, हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, ये जीने की वायरिंग है, इसके अंदर क्या यूज किया है, दो टू वे स्विच यूज किए, मतलब इसको यहाँ से भी ऑन कर सकते, ऑफ कर सकते, यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते। तो सर्किट डायग्राम देख के अपनों को पता चल गया ना कि इसका स्पेसिफिक टास्क क्या है, ये काम क्या कर रहा है, बरोबर। तो इसके लिए जो ऑप्शन डी रहेगा हमारा, टू शो द सिस्टमेटिक कनेक्शन ऑफ द सर्किट फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। तो इसके अंदर सिर्फ स्पेसिफिक कनेक्शन बताए जाते हैं समझाने के लिए या फिर टास्क को समझने के लिए। इसके पहले हमने जो देखा वायरिंग डायग्राम, इंस्टॉलेशन डायग्राम और लेआउट डायग्राम है ना, वो तीनों अलग है। ये सिर्फ अपनों को फंक्शन और टास्क समझने के लिए सर्किट डायग्राम को दिखाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप एमसीबी सुटेबल फॉर हेलोजन लैम्प। तो देखो यहाँ पर अपने पास एल सीरीज एमसीबी के अंदर जो होता है अपना रेजिस्टिव लोड को इस्तेमाल किया जाता है, या फिर हीटिंग एलिमेंट वाले चीज़ों को यूज़ किया जाता है। और जी सीरीज एमसीबी के अंदर क्या होता है कि जो इंडक्टिव लोड होता है उसको लिए जो है ये जी सीरीज एमसीबी यूज़ किया जाता है। तो अभी इसके अंदर क्या पूछा उसने, हेलोजन लैम्प के बारे में पूछा है, बराबर। अब हेलोजन लैम्प के अंदर एक चौक होती है इस तरीके से। अब वो चौक किसकी बनी हुई है, इंडक्टर की बनी हुई, कॉइल की। तो ये कौन सा लोड हो गया, इंडक्टिव लोड हो गया। तो इंडक्टिव लोड के लिए हम कौन सी एमसीबी यूज़ करते हैं, जी सीरीज एमसीबी यूज़ करते हैं। जैसे मोटर हो गया, अपना एसी होता है ना एयर कंडीशनर, उसके अंदर भी कंप्रेसर में वाइंडिंग आती है, वो भी इंडक्टिव लोड है, वो हो गया। तो उसके लिए अपन कौन सी एमसीबी यूज़ करेंगे, जी सीरीज एमसीबी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिले। अब इस रिले का नाम क्या है। तो देखो ये जो रिले अपना, ये है अपना ड्राई रीड रिले। अब इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ये है रीड। रीड यानी क्या होता है, पट्टी। इस तरीके से दो पट्टियाँ होती है जो वाइब्रेट होने के बाद कनेक्ट होते हैं। तो सिंपल आपको जब ये क्वेश्चन दिखेगा एग्जाम में तो ये पट्टी देख के आपको याद करना है कि इस पट्टी को क्या कहते हैं, रीड कहते हैं। और ये सूखी होती है तो इस वजह से इसका नाम है ड्राई रीड रिले, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, व्हाट प्रोटेक्शन ऑपरेट बाय रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। जैसे कि हमने देखा है ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, तो ये उसका ही अपग्रेडेड वर्जन होता है RCCB, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो इसका काम क्या होता है कि जैसे ही अवशिष्ट धारा यानी हम उसको बोल सकते हैं अतिरिक्त धारा, बरोबर। जैसे कोई सर्किट को हमने करंट दिए तो वही करंट उसमें से रिटर्न जाना चाहिए। अगर थोड़ा भी करंट अगर किसी मनुष्य के बॉडी के द्वारा अगर जमीन में चला जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिर रेसिडुअल करंट बोलेंगे, बरोबर। तो ये RCB सेंस करेगा कि जितना करंट गया था उतना करंट तो रिटर्न नहीं आया। अब ये अवशेष करंट जो है ये किधर तो भी दूसरी तरफ गया है, तो ये क्या करेगा, उस प्रोटेक्शन को ऑन कर देगा और आगे का सर्किट बंद कर देगा। तो बताने का मतलब ऐसा, अगर कोई बॉडी है मेटल की जिसको अगर फेज टर्मिनल कनेक्ट है और उसको अपना हाथ लगेगा तो क्या होगा, अपने हाथ के जरिए करंट कहाँ जाएगा, जमीन में जाएगा। और जैसे ही वो करंट जमीन तरफ जाने लगेगा वैसे RCB क्या करेगा, उसको सेंस कर लेगा और ये सर्किट को ट्रिप कर देगा, मतलब अपनों को करंट लगने से वो बचा लेगा, है ना। तो उसका जो मेन काम क्या है वो है ऑप्शन ए, प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक। ये राइट आंसर इसका रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंड्यूट एसेसरीज। इस कंड्यूट एसेसरीज का नाम क्या है। देखो जब भी आपको ये फिगर देखने मिले तो आपके 2 मार्क यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे, है ना। इसमें ये चारों ऑप्शन थोड़े कंफ्यूज वाले हैं लेकिन इसको पहचानना बहुत ही आसान है, बरोबर। यहाँ पर देखो इस तरीके से ये जो होता अपना, तो इसको बोलते हैं हम इंस्पेक्शन बैंड। ये बैंड है ना इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर से ये जो पट्टी हम अगर निकाले तो इसके अंदर हम इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं कि कुछ वायर तो खराब नहीं है या कोई वायर तो नहीं निकल गया, बरोबर, या फिर वायर बरोबर जा रही है नहीं, है ना। तो इंस्पेक्शन भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पट्टी खोल के कर सकते हैं। तो इससे तो अपने को याद हो गया ना, इंस्पेक्शन ये वर्ड तो याद हो गया, बरोबर। तो ये दो आप एग्जाम में पहले तो इनको कट कर देंगे। अब ये 2 ऑप्शन अपने पास बचेंगे, बरोबर। अभी इसमें कंफ्यूज ये होंगे कि इंस्पेक्शन एल्बो है या फिर इंस्पेक्शन बेंड है ना। देखो एल्बो किस तरीके से आता है, एल्बो बिल्कुल ही 90 डिग्री में आता है, बरोबर। और बेंड कैसा होता है, जो मोड़ा हुआ रहता है वो इस तरीके से होता है ना। तो ये बेंड है ना, तो इसके लिए फिर हम क्या यूज करेंगे, इंस्पेक्शन बेंड को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये फिगर अपनों को दिखती है एग्जाम में, तो यहाँ पे जो है इंस्पेक्शन बेंड ये अपनों को सिलेक्ट करना है
और 2 मार्क अपने पक्के करने एग्जाम। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ थ्रेड ऑन रिजिड कंड्यूट एज पर BIS। मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो अपने मेटल के पाइप होते हैं, है ना, कंड्यूट पाइप जो वायरिंग करते समय अपन इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर ये जो थ्रेड होते हैं, थ्रेड मतलब अपन उसको आटे भी बोलते हैं, बरोबर। तो उस थ्रेड की जो साइज है वो कितनी होनी चाहिए, तो BIS के अनुसार उसकी साइज जो होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी 11 mm से लेकर 27 mm तक, है ना, कम से कम 11 mm और मैक्सिमम 27 mm तक होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 35, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लो करंट रेटेड केबल यूज्ड टू कनेक्ट हायर करंट लोड। अब यहाँ पर देखो जो केबल है, अगर केबल की जो धारा वहन क्षमता है वो कम है ना, तो उसकी साइज भी क्या होंगी, कम होंगी। अगर वो कम करंट पास होने के लिए बनाया गया है तो उसकी साइज भी कम होगी। और अगर उसी को हम अगर उच्च धारा दे देंगे तो क्या होगा, वो केबल के अंदर से हीट पैदा होंगी, और हीट पैदा होने की वजह से क्या होगा, वो केबल डैमेज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 36, विच इलेक्ट्रिकल एसेसरी बिलोंग्स टू जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसरीज। इलेक्ट्रिक वायरिंग करते समय जो एसेसरीज यूज होती है उन सबका एक तो क्लास बनाया गया है, क्लासिफिकेशन उनका अलग अलग, बरोबर। तो जो फ्यूज वाला है, ऑप्शन ए, फ्यूज जो है वो अपना सेफ्टी एसेसरीज में आ जाता है, बरोबर। उसके बाद जो अपना इंटरमीडिएट स्विच है, स्विच ये कौन से एसेसरीज में आता है, कंट्रोलिंग एसेसरीज में आ जाता है ना, जो नियंत्रण करने वाले एसेसरीज है वो, बरोबर। उसके बाद पेंडेंट लैंप होल्डर, लैंप होल्डर जो है ये होल्डिंग एसेसरीज में आ जाते हैं, है ना, जैसे ट्यूबलाइट का भी साइड होल्डर होता है, पेंडेंट होल्डर है, बैटन होल्डर है, एंगल होल्डर है, ये सब होल्डिंग एसेसरीज में आ जाते हैं। तो ये तीनों तो अपने राइट आंसर नहीं रहेंगे। अब बचा क्या, सीलिंग रोज बचा। तो सीलिंग रोज जो है ये हमारा राइट आंसर रहेगा, जो आता है जनरल क्लासिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द वायरिंग सर्किट। यहाँ पर आपको एक सर्किट बताया गया है और पूछा गया है कि इसका अनुप्रयोग क्या है, इस्तेमाल इसका क्या है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो ऑप्शन डी है, 1 लैम्प ब्राइट एंड 2 लैम्प डिम, मतलब 1 लैम्प फुल जलेगा और अगर 2 लैम्प रहेंगे तो 2 लैम्प डिम जलेंगे, है ना, मध्यम जलेंगे। तो ऐसा क्यों होगा, देखो यहाँ पर ये 1 वे स्विच यूज हुआ है। कौन सा स्विच है, 1 वे। और यहाँ पर ये जो स्विच यूज हुआ है ये क्या है, यहाँ पर ये जो स्विच यूज हुआ है ये 2 वे स्विच है। तो ये इधर भी कनेक्ट होगा और इधर भी कनेक्ट होगा, बराबर। अभी मान लेते हैं कि ये ऊपर कनेक्टेड है तो, और ये भी इधर कनेक्टेड है, तो ये फेज कैसा जाएगा, इस तरीके से 2 वे स्विच के जरिए जाएगा और ये लैंप 2 अपना चालू हो जाएगा, बरोबर। और इधर से करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि इधर से अभी ये सर्किट क्या है, ओपन है, तो इधर से करंट नहीं जाएगा। तो उस टाइम में ये एक ही लाइट जलेगा और ये फुल जलेगा, क्योंकि इसको पूरे जो इधर से आने वाले 230 वोल्टेज है वो मिलेंगे। अब उसके बाद अगर हम इसको अब नीचे करते हैं इस तरीके से, तो ये इधर कनेक्ट हो जाएगा, बरोबर। और इधर कनेक्ट होने के बाद अब सर्किट में से सप्लाई कैसे जाएगा, इस तरीके से, और दोनों लैंप जो है वो फिर किस में आ जाएंगे, सीरीज कनेक्शन में आ जाएंगे, बरोबर। इधर करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से सर्किट ओपन हो गया ना, ये स्विच इधर कनेक्ट हो गया, तो दोनों लैंप अब सीरीज में आ गए। अब दोनों ही लैंप के अंदर क्या होगा, ये जो 230 वोल्टेज है आधे आधे बढ़ जाएंगे, तो दोनों लैंप कैसे जलेंगे, डिम जलेंगे, है ना। तो इसका जो अपना ऑप्शन डी है, 1 लैंप ब्राइट एंड 2 लैंप डिम ऑपरेशन, ये राइट आंसर इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सिंबल मार्केट एक्स इंडिकेट। मतलब यहाँ पर ये जो एक्स की मार्किंग की गई है ये क्या दर्शाता है अपनों को, है ना। तो यहाँ पर अपने जैसे पहले भी देखा है बहुत सारे क्वेश्चन में, तो ये जो लिम्ब है अपना, लिम्ब मतलब जो भी अपने कैरियर होगा वायर ले जाने के लिए, पट्टी हो या फिर पाइप हो, है ना, तो उसमें से गुजरने वाले तारों की संख्या बताता है ना। यहाँ पर इस तरीके से लाइन कर देते हैं और 3 लिखे, मतलब इसके अंदर से 3 वायर जाएंगे, अगर 4 लिखे होंगे तो 4 वायर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन ए है, नंबर ऑफ वायर रन ऑन द लिम्ब, ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज्ड इन द सर्किट। अब इस सर्किट में जो स्विच यूज हुआ है वो कौन सा प्रकार का, ये बताना है। बहुत ही सिंपल और आसान है। कौन सा स्विच है, 2 वे स्विच है, बरोबर। दोनों जो स्विच यूज है वो कौन से है, 2 वे, इधर भी कनेक्ट होंगे इधर भी कनेक्ट होंगे। 2 वे, वे मतलब रास्ता, इसको 2 रास्ते है, करंट इधर से भी ले जा सकता है, करंट इधर से भी ले जा सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं 2 वे स्विच। और ये अपना 2 वे स्विच होता है जीने वायरिंग के अंदर, है ना, इसका प्रैक्टिकल हमने किए ना, उसमें यूज करे हुए इसको। तो ऑप्शन बी 2 वे स्विच इसका राइट आंसर
रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द टाइप ऑफ वायरिंग। तो ये वायरिंग जो है, ये इसका प्रकार क्या है, ये अपनों को बताना है। अब ये दिखने में तो कंड्यूट वायरिंग जैसी दिख रही है, बरोबर, लेकिन कंड्यूट वायरिंग है नहीं। ये थोड़ा प्रॉब्लम है इमेज का, जो एनसीवीटी द्वारा अपलोड की गई है। तो इसका जो एनसीवीटी में जो राइट आंसर है वो है क्लिट वायरिंग। क्या है? क्लिट वायरिंग। तो यहाँ पर देखो, क्लिट वायरिंग के अंदर क्या होता है, इस तरीके से क्लिट का इस्तेमाल किया जाता है, बरोबर। ये दो इस तरीके होते हैं, अगर 2 तार ले जाना है तो 2 नाली वाली होंगी, 3 वायर ले जाना है तो 3 नाली वाली होंगी। तो ये क्लिट को सीधा दीवार पर ठोकते हैं, उसमें से वायर डाले और उसके बाद फिर कैप बटा के उसको कस देते हैं, बरोबर। तो इस तरीके से क्लिट वायरिंग होती है। तो डायग्राम दोनों ही सेम है, लेकिन इसमें भी ऐसा लग रहा है कि ये कंड्यूट वायरिंग है ना। तो वो थोड़ा उनको जो एनसीवीटी को इसकी जो इमेज है वो अपडेट करने की आवश्यकता है, लेकिन अपनों को 2 मार्क चाहिए। तो इसमें अपनों को इतना याद रखना है कि ये क्लिट वायरिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 41, विच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज प्रोवाइडेड विथ एल सीरीज एमसीबी। अभी इससे पहले जो हमने देखा कि जो एल सीरीज टाइप एमसीबी वो यूज होती है रेजिस्टिव लोड के लिए और हीटिंग एलिमेंट के लिए, बराबर। हीटिंग एलिमेंट वाले भी जो है रेजिस्टेंस प्रदान करते हैं, या फिर जनरल लाइटिंग की वजह से, जैसे अपन अपने घर की वायरिंग करते हैं जनरल, है ना, लैम्प को दे दिए, बराबर। तो उसके लिए फिर कौन सी ऑप्शन इसके अंदर से चूज करेंगे हम? ऑप्शन ए, जनरल लाइटिंग। अभी दूसरे ये जो तीनों लोड है अपने पास, ये तीनों जो लोड है, जैसे मोटर इंडक्टिव लोड, एयर कंडीशनर इसके अंदर कंप्रेसर होता है, उसमें वाइंडिंग होती है, वो भी इंडक्टिव लोड। उसके बाद हेलोजन लैम्प के अंदर एक चौक होती है, बैलेस्ट कॉइल, वो भी क्या हुआ? इंडक्टिव लोड। तीनों कौन से है? इंडक्टिव लोड है। और इंडक्टिव लोड के लिए हम कौन सी एमसीबी यूज करते हैं? जी सीरीज एमसीबी यूज करते हैं, है ना। तो उसके लिए ये ऑप्शन राइट रहेगा? नहीं रहेगा तीनों। तो अपने पास जो बचता है ऑप्शन ए, ये राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेसरी सिंबल। अभी जो सिंबल दिखाया गया है इसका नाम क्या है? ये जो सिंबल है अपना लेआउट के अंदर यूज होता है। तो ये अपना ऑप्शन डी, मल्टी पोजीशन स्विच सिंगल पोल, है ना, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अपना जो सिंगल स्विच है वो इस तरीके से सिंगल वे सिंगल पोल, सिंगल वे डबल पोल, है ना। और 2 वे के लिए इस तरीके से दोनों रास्ते। तो इस तरीके से जो ये सिंबल है लेआउट में यूज होते हैं। यहाँ पर ही दिखाया गया है मल्टी स्विच सिंगल पोल, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 43, विच टाइप ऑफ एसेसरीज ऑफ फ्यूज कम्स अंडर। मतलब फ्यूज जो है वो कौन से टाइप की एसेसरी के अंदर आता है, बरोबर। ये इतना पूछा है तो बहुत ही सिंपल है। फ्यूज अपने को क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, बरोबर, सेफ्टी देता है, ताकि कुछ ओवरलोड हो या शॉर्ट सर्किट हो तो वो खुद ब्रेक हो जाए या फिर उसका फ्यूज वायर मेल्ट कर ले और आगे का जो सर्किट है वो सुरक्षित रहे, है ना। तो इस तरीके से फ्यूज अपने को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, सुरक्षा के सामान या फिर सेफ्टी एसेसरीज, ये इसका राइट आंसर रहेगा। आसान है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 45। तो इसके अंदर क्या पूछा गया है? विच प्रोटेक्शन ELCB प्रोवाइड्स। मतलब ELCB के द्वारा आपको कौन सी सुरक्षा मिलती है या प्रदान होती है? तो ELCB मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, है ना। मतलब अगर करंट जो है अपना अलग एक रास्ता, लीकेज मतलब क्या होता है? लीकेज करंट का मतलब क्या है? जो अपने कुछ काम का नहीं, बरोबर। पाइप के अंदर से अगर पानी लीकेज होगा तो वो अपने कुछ काम में आएगा? नहीं आएगा। वो अपन को जहाँ पर अपन इस्तेमाल कर रहे हैं सिंक में, वहाँ पर पूरा पानी नहीं आएगा। ये जो लीकेज हो रहा है ये बीच में कहीं पर वेव हो जाएगा। तो उसी तरीके से इसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी बॉडी को अगर वायर टच हो जाए, है ना, समझो ये अपना मोटर स्टार्टर है, इसको अगर इसका हाथ टच हो गया तो करंट इसका किधर से जाएगा? इसके बॉडी में से कहाँ पे जाएगा? अर्थ में जाएगा, जमीन में, ग्राउंड में, बरोबर। कहाँ जाएगा? ग्राउंड में। करंट किधर से जा रहा है? ग्राउंड में जा रहा है, बरोबर। तो उसको बोलेंगे अपन ग्राउंड फॉल्ट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लिंक क्लिप्स आर पैकेड इन कार्डबोर्ड बॉक्सेस एज पर BIS रूल। तो इस जो अपनी लिंक क्लिप होती है तो इसके अंदर तो कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। उसका जो बॉक्स होता है उसके लिए जो अपना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड उसने नियम बनाया है कि एक बॉक्स के अंदर 100 क्लिप्स आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 100 क्लिप्स, है ना। उसके पैकेजिंग साइज उसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है। तो इतना याद रखना है कि उस लिंक क्लिप के अंदर
कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर कितने क्लिप होंगे, 100 होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लोड ऑन ईच पावर सब सर्किट एज पर BIS। अभी हम जब घर की वायरिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 सर्किट बनते हैं, एक लाइट एंड फैन परिपथ और एक पावर परिपथ, बरोबर। तो पावर परिपथ में हम क्या करते हैं, जो पावर वाली चीजें जो ज्यादा विद्युत धारा लेते हैं उनके लिए अलग सर्किट बनाते हैं, और जो कम विद्युत धारा वाले हैं, कम वोल्टेज वाले हैं, उनको अलग सर्किट बनाते हैं, तो उसको लाइट एंड फैन परिपथ बोलते हैं। और जो ज्यादा पावर लेते हैं, ज्यादा करंट, उसको पावर सर्किट कहते हैं, बरोबर। तो उसके अंदर नियम क्या है कि उसके अंदर पावर सर्किट के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 सब सर्किट होने चाहिए, बरोबर। कितने होने चाहिए, 2 सब सर्किट होने चाहिए, और दोनों का मिला के अधिक से अधिक वैटेज कितना होना चाहिए, 3000 वैट होना चाहिए। अगर एक सर्किट के अंदर भी अगर 3000 वैट होता है तो फिर अपनों को क्या करना पड़ेगा, मेन सर्किट से अलग से एक सर्किट इसके लिए बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैक्सिमम लोड कितना होना चाहिए पावर सब सर्किट में, 3000 वैट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एम्प्लॉयड इन सर्किट ब्रेकर फॉर ओवरलोड प्रोटेक्शन। मतलब अपना जो सर्किट ब्रेकर आता है उसके अंदर कौन सी ऐसी डिवाइस या युक्ति यूज की गई है जो ओवरलोड प्रोटेक्शन अपनों को देती है। क्या पूछा गया है, ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो इसके अंदर एक बायोमेटेलिक पट्टी होती है, द्विधात्मिक पट्टी, जो गर्म होकर पिघल जाती है, बरोबर। अपने प्रेस के अंदर भी होती है, प्रेस के अंदर जो थर्मोस्टेट होता है ना, उसमें भी पट्टी होती है, गर्म होकर वो मुड़ के कनेक्शन तोड़ देती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे अभी हम MCB को अगर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो इसकी जो ये कॉइल, इस कॉइल में से करंट प्रोवाइड होगा, बरोबर। और अगर अधिक करंट प्रोवाइड होगा तो फिर क्या कहेंगे उसको, ओवरलोड कंडीशन, है ना। अगर शॉर्ट सर्किट होगा फिर तो 5-6 गुना अधिक करंट प्रोवाइड होगा, और ओवरलोड में जितनी उसकी रेटिंग है उससे अधिक, है ना। जैसे ये 5 एम्पियर का MCB है तो इसके अंदर से 7-8 एम्पियर प्रोवाइड हो रहा है, तो ये ओवरलोड पोजीशन में है। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये कॉइल हीट होंगी, बरोबर। और कॉइल हीट होने की वजह से इसकी ये जो पट्टी है, बायोमेटेलिक पट्टी, ये भी गर्म होगी, और गर्म होने की वजह से पट्टी क्या होंगी, मुड़ेंगी, और मुड़ने की वजह से इसका जो प्लंजर है ये छूटेगा इससे, जिसके वजह से ये जो स्प्रिंग है अपना, ये जो MCB का जो ट्रिगर ऊपर चालू रहता है उसको नीचे खींच लेगा, और आगे का सर्किट जो अपना वो सुरक्षित हो जाएगा, मतलब सर्किट यहाँ से आगे ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, बायोमेटेलिक पट्टी या फिर स्ट्रिप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ BIS सिंबल। अभी इस सिंबल का नाम क्या है। अभी हमने एक प्रैक्टिकल किया था, एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रित करना, है ना। तो उसके अंदर ये स्विच अपने इस्तेमाल किया था। तो जीने की वायरिंग में जैसे एक लैंप को 2 जगह से नियंत्रित करते, तो उसमें 2 2-वे स्विच इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रैक्टिकल भी हमने किया। फिर हमको क्या करना था कि एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रित करना था, तो उसमें फिर हमने किसका इस्तेमाल करे, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट स्विच का इस्तेमाल करे थे। तो इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल इस तरीके से होता है, और इसको जो है 4-वे स्विच भी कभी कभी कहा जाता है, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम क्या है, इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच का काम क्या होता है, इसके जो कनेक्शन होते हैं, जैसे 4 टर्मिनल रहेंगे, बरोबर, L1, L2, L3 और L4, बरोबर। तो ये L1 L3 से कनेक्ट होगा और L2 L4 से कनेक्ट होगा, और जब हम इसको प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो कनेक्शन ये क्रॉस हो जाएगा, L1 L4 से हो जाएगा और L2 L3 से हो जाएगा। इस तरीके से वो क्या करता है, कनेक्शन को तोड़ भी सकता है और कनेक्शन को जोड़ भी सकता है। देखिए यहाँ पर ये जो है सिंगल पोल स्विच के लिए है, ये 2 पोल, ये 2-वे, और ये इंटरमीडिएट स्विच के लिए सिंबल दिया गया है जो लेआउट के अंदर यूज होता है। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50, व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ MCCB। MCCB का विस्तार क्या है या फिर उसका फुल फॉर्म क्या है उस नाम का, ये इसके अंदर पूछा गया है। तो हमने जैसे देखा है MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो ये MCCB उसका ही अपडेटेड वर्जन है। MCCB इसके उसमें हम जो है वो 100 एम्पियर से कम करंट को नियंत्रित कर सकते हैं, मतलब प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उससे अधिक करना है तो फिर हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ता है MCCB का। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक हाउस बनाते चौकोन, मोल्डेड केस जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर पूरे इसके जो पार्ट है वो रखे जाते हैं ना। तो उस तरीके वो मोल्डेड केस की वजह से इसका जो नाम है वो रखा गया है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो ये ऑप्शन ए अपना राइट आंसर रहेगा, है ना। मोल्डेड को याद करना, मोल्डेड मतलब मोल्ड करके बना। चलो यहाँ पर अपना जो है पार्ट 11 भी खत्म हुआ और इसके साथ साथ अपना मॉडल 6 भी खत्म हुआ।
और अभी अब आगे हम देखेंगे मॉडल नंबर 7। और अभी जो है एग्जाम की लिए बहुत ही कम टाइम बचा है, तो इसलिए आपको अभी से जरूरत है कि इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि जिससे आपका जो रिजल्ट है वो अच्छे से अच्छा बन सके।